कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपसे समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से, आधारभूत महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेसेस पर बात करूंगी। तो आइए इस क्लास में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सोशल प्रोसेसेस हम किसे कहते हैं और सोशल प्रोसेसेस कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन में सामाजिक अंतःक्रियाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक अंतःक्रियाएं से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, संचार करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं या सोशल एक्शन, सोशल प्रोसेसेस कहते हैं। अब वेल स्टूडेंट्स, आपने सामाजिक क्रिया जिसके विषय में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने बहुत विस्तार से लिखा है। पेरेटो एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक क्रिया पर अपने विद्वतापूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन इस क्लास में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक क्रिया और सामाजिक प्रक्रिया में क्या फर्क है। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स है, तो फिर सामाजिक क्रिया और सामाजिक प्रक्रिया में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस डिफरेंस को समझ लेते हैं तो सामाजिक प्रक्रिया को एक सामाजिक प्रक्रिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ही सरल हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सामाजिक अंतःक्रिया का तो तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अर्थपूर्ण वार्तालाप करते हैं तो उसे हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो उसे हम अंतःक्रियाएं कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ अंतःक्रियाएं मान लीजिए बार बार घटित होती हैं, एक निश्चित दिशा में घटित होती हैं और कुछ निश्चित परिणामों को जन्म देती हैं। तो इस तरह की बार बार एक ही प्रकृति की अंतःक्रियाओं को हम सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब सामाजिक अंतःक्रियाओं में निरंतरता पाई जाती है और वो किसी परिणाम की ओर हमें ले जाती है, तो जैसा कि बिसेंज एवं बिसेंज ने कहा है, अंतःक्रिया की विभिन्न स्वरूपों को ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो हमने ये देखा कि जब सामाजिक अंतःक्रियाएं बार बार होती है, निरंतर होती है, एक दिशा में होती है, तो उनको हम सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। अब सामाजिक प्रक्रियाओं की क्या आवश्यक एलिमेंट्स हैं, क्या तत्व हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, जैसा हमने बात की, सामाजिक क्रिया जब बार बार होती है, रिपीटेटिव होती है और एक निश्चित परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम कॉपरेशन हो सकता है, सहयोग हो सकता है, या फिर हमेशा ही कुछ लोगों में झगड़ा चलता रहता है ना, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब संघर्ष की स्थिति। तो बराबर एक ही प्रकृति की अंतःक्रियाएं जो होती हैं, सामाजिक क्रियाएं होती है, उन्हीं को हम सोशल प्रोसेसेस कहते हैं या सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो घटनाओं में एक सीक्वेंस पाया जाता है, घटनाओं में क्रम विन्यास पाया जाता है, तो उसको हम सोशल प्रोसेसेस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्षात्मक संबंध है उसमें एक निरंतरता है, आजादी के बाद से और अब तक आप देख लीजिए। फिर घटनाओं में पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीटेटिव होती है जो सोशल प्रोसेसेस हैं वो, और इसीलिए वो एक निश्चित दिशा की तरफ अग्रसर होती हैं। जैसे मान लीजिए मित्रता के संबंध, तो हर एक कदम पर जो मित्र हैं आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि घटनाओं में एक रिपीटेशन होता है और एक पुनरावृत्ति होती है। फिर घटनाओं के बीच में रिलेशनशिप पाए जाते हैं। जो सोशल प्रोसेसेस होती हैं उनमें जो एक अंतराल के पश्चात सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, उनमें एक रिलेशनशिप होता है, उनमें एक संबंध होता है। जैसा हमने बात की कि मित्रता का संबंध, कोई भी अवसर हो, सुख हो, दुख हो, उसमें आप अपने मित्रों को कोऑपरेट करते हैं, तो इनको हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि उनका एक नेचर फिक्स हो जाता है, वो कोऑपरेटिव है या फिर नॉन कोऑपरेटिव है। फिर जो अगले तत्व की हम बात कर सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, लेकिन सहयोग की आवश्यकता
सिर्फ सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं में है। असहयोगात्मक तो हमेशा ईर्ष्या और घृणा इस तरह के व्यवहार बने रहते हैं। फिर जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वे एक निश्चित परिणाम को जन्म देती है। जैसा कि हमने बात की, भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्षात्मक अगर संबंध है तो रिलेशनशिप में हमेशा कटुता बनी रही है निरंतर रूप से। इसी प्रकार से अगर हम सूक्ष्म स्तर पर बात करें तो अगर हमारे जो नातेदार हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत ही आत्मीय प्रकृति के होते हैं, तो शादी ब्याह में मिलना और हर एक अवसर पर एक साथ इकट्ठा होना, ये सब एक निरंतरता दर्शाते हैं। तो ये सब सामाजिक प्रक्रियाओं के कुछ आवश्यक तत्व हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक प्रक्रियाओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा है, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित है सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, एकीकरण और पर संस्कृति ग्रहण, जिनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉपरेशन। सहयोग मतलब कॉपरेशन, व्यवस्थापन मतलब अकोमोडेशन, सात्मीकरण मतलब असिमिलेशन, एकीकरण इंटीग्रेशन और पर संस्कृति ग्रहण। अब दूसरे प्रकार की जो सोशल प्रोसेसेस हैं वे हैं असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। असहयोग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें समाज में जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, वे एक दूसरे को सहयोग नहीं करते लक्ष्य प्राप्ति में, जबकि अड़चन डालते हैं। इसको हम कहते हैं असहयोगात्मक प्रक्रियाएं। आपने भी देखा होगा विद्यार्थी जीवन में कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, अपने नोट्स छुपाना या अन्य तरह के कार्य करना, तो ये असहयोगात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं हुई। इनमें शामिल है प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट और प्रतिकूलन। तो आइए सबसे पहले हम सहयोग को डिस्कस करते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं बिना सहयोग के हम सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। घर में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। क्या किसी ऐसे परिवार में जहाँ पर सभी लोग झगड़ा करते रहते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की बात की जा सकती है क्या वहाँ स्टूडेंट्स अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं? इसी तरह से आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन हैं जो कि विभिन्न देशों में सहयोग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्या आप ऐसे किसी संगठन का नाम जानते हैं? किसी विश्व संगठन, सबसे बड़े विश्व संगठन का नाम जानते हैं? जैसे यूनाइटेड नेशंस। इसी तरह से एशियन कंट्रीज का या फिर यूरोपियन कंट्रीज के अलग अलग इस तरह के संगठन बने हुए हैं। ब्रिक्स की आप हम बात कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सहयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहयोग का तात्पर्य है किसी समाज में या किसी कम्युनिटी में, समुदाय में लोगों का मिलकर काम करना, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपस में सहयोग करना। तो सहयोग है जैसा हमने देखा पारिवारिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक सांस्कृतिक जीवन में, शैक्षणिक जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और सहयोग है वो अनेक प्रकार का होता है। कई बार आपको प्रत्यक्ष सहयोग मिलता है, जैसे कि आपके फैमिली का, आपके भाई बहनों का आपको प्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है। लेकिन कुछ लोग आपकी उद्देश्यों की प्राप्ति में, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अप्रत्यक्ष सहयोग किससे मिलता है? न्यूज़पेपर वाला रोज आपके लिए न्यूज़पेपर डाल कर जाते हैं, या फिर आपके सीनियर्स आपको आपके नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वो देखने में आपको लगता नहीं है कि वे आपको डायरेक्टली कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न लोगों से आप इतनी प्रकार की अंतः क्रियाएं करते हैं, जैसे कि प्रेस से, लॉन्ड्री से आपके कपड़े आ रहे हैं रोज रोज। अगर एक भी दिन आपके घर में वस्त्र न आए टाइम पर, या अगर एक भी दिन आपके घर में दूध वाला दूध देने नहीं आए, या फिर वेजिटेबल्स की हड़ताल हो, तो क्या आप अपना कार्य कर सकते हैं ठीक से? नहीं। जैसे हम देखते हैं कि सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होता है। प्रत्यक्ष सहयोग फैमिली में पाया जाता है और अप्रत्यक्ष सहयोग द्वितीय प्रकार के समूह में, ऑर्गेनाइजेशंस में पाया जाता है। जैसे आपकी कॉलेज या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या आपका वर्क प्लेस,
अगर वर्क प्लेस पर कोई एक व्यक्ति कॉपरेट नहीं करे या बहुत लंबी छुट्टियां ले ले तो पूरे ऑफिस का काम उससे प्रभावित होता है। फिर सहयोग को कुछ विद्वानों ने प्राथमिक सहयोग और द्वितीयक सहयोग के रूप में भी डिवाइड किया है। प्राथमिक सहयोग परिवार, पड़ोस, नातेदार आदि में पाया जाता है, मित्रों में पाया जाता है। और सेकेंडरी जो कॉपरेशन है वह औपचारिक समूह में, द्वितीयक समूह में या आधुनिक समाजों में पाया जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये किस तरह से कॉपरेट करते हैं ताकि समाज की पूरी व्यवस्था ठीक से चल रही होती है। सहयोग के पश्चात हम दूसरी सहयोगी प्रक्रिया की बात करते हैं, दूसरी एसोसिएटिव प्रोसेस की बात करते हैं, और ये प्रोसेस है व्यवस्थापन या अकोमोडेशन जिसे कहिए। देखिए, कई बार होता है कि आपकी जो परिस्थितियां हैं वो फेवरेबल नहीं होती, लेकिन आप उन परिस्थितियों से संघर्ष करने की अपेक्षा उनसे सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम व्यवस्थापन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं माइग्रेट होना पड़ा और वहाँ की कल्चर आपको नहीं पता है, वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान से जो हिंदू समुदाय है उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ की कल्चर को वो अपनाना शुरू करते हैं, वहाँ की भाषा को सीखते हैं और थोड़े दिनों के लिए वो संघर्ष को टालने का प्रयास करते हैं। इसी को हम व्यवस्थापन कहते हैं। विरोध से सहयोग की ओर जाने की प्रक्रिया को ही हम व्यवस्थापन या फिर अकोमोडेशन करते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आप विरोध को, झगड़े को टालना चाहते हो और मतभेदों को भुलाकर शांतिपूर्वक आप जीना चाहते हो। इसी को व्यवस्थापन कहते हैं। मतलब थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। जैसे जो रेफ्यूजीज होते हैं, जिन्हें हम शरणार्थी कहें, उनको इस तरह की समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है। या मान लीजिए आप गांव से हैं और आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज में अपने शहर में एडमिशन लिया है। अब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको एकदम से नहीं अपना पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनके साथ एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं, ना कि झगड़ा करने का। इसी को हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो अकोमोडेशन या व्यवस्थापन करने की अनेक पद्धतियां होती है। व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अनेक तरीके अपनाता है ताकि वह सबके साथ एडजस्ट होकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सके और मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से वह सामाजिक जीवन को जी सके। तो व्यक्ति किस तरह से उपलब्ध परिस्थितियों में, जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें अकोमोडेशन करता है, उसके कई तरीके हैं जो आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करता है। तो देखिए, अकोमोडेशन में बल प्रयोग भी होता है। कई बार जो शक्तिशाली हैं वो निर्बल के ऊपर बल प्रयोग करते हैं, और जो निर्बल है उन्हें सिचुएशन को देखते हुए उनकी कल्चर को, उनके आदेशों को मानना पड़ता है। या फिर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन हो सकती है। मतलब ये हुआ कि जो भी परिस्थितियां हैं उनमें थोड़ी देर के लिए समझौता कर ले। मतलब आप अपने विचार नहीं बदल रहे हो, लेकिन एडजस्ट होने के बाद के हिसाब से आप समझौता कर लेते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलिए हम इस तरह से पूजा पद्धति छोड़ देते हैं, अपनी कुछ परंपराओं को छोड़ सकते हैं या अपने विचारों को छोड़ सकते हैं। तो उसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। फिर सहिष्णुता। कई बार आप इस तरह से अकोमोडेशन करते हैं कि दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं या डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो आप टॉलरेट करते हैं, आप उन्हें अपने साथ रखते हैं। जैसे कि विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का एक साथ रहना। जो नेक्स्ट मेथड से हम बात कर सकते हैं युक्तिकरण की, मतलब रेशनलाइजेशन। आप तर्क के साथ कि झगड़ा करने से क्या फायदा, या फिर बदल ली जाए अपनी परंपराओं को, अपने विश्वासों को कुछ समय के लिए, उसको कहते हैं हम तार्कीकरण। नेक्स्ट मेथड है शोधन। इसके अंतर्गत या सब्लिमेशन जिसे कहें, अपने पुराने मूल्यों, विचारों, विश्वासों को त्याग कर नवीन मूल्यों को अपनाना। इस तरह से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने अब तक ये डिस्कस किया कि संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का एक चरण है अकोमोडेशन या व्यवस्थापन, लेकिन उससे एक आगे की स्टेज है असिमिलेशन या सात्मीकरण। अब हम ये देखते हैं कि सात्मीकरण किसे कहते हैं। देखिए, अकोमोडेशन में तो क्या होता है, आप कुछ समय के लिए अपने विचारों को बदल लेते हैं या फिर अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, अपने मूल्यों को बदल सकते हैं। लेकिन असिमिलेशन में क्या होता है कि आप दूसरों की संस्कृति के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि आप उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो व्यवस्थापन से आगे की एक जो स्टेज है, आगे की एक अवस्था है, वही
सात्मीकरण या फिर असिमिलेशन है। असिमिलेशन में धीरे धीरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण एक हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप एक संयुक्त समूह का विकास होता है। लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और एक इकाई के रूप में वे रहने लगते हैं सौहार्दपूर्ण तरीके से। सामाजिक जो असिमिलेशन या सात्मीकरण है वह एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह के विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों, रीति रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों व संस्कृति को आत्मसात करता है। असिमिलेशन एक आत्मसातकरण की प्रक्रिया है जो कि समाज में एकीकरण को बढ़ावा देता है। आत्मसात या असिमिलेशन एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। अब हम ये देखते हैं कि सात्मीकरण के सहायक कारक कौन से हैं। फैक्टर्स कंड्यूसिव टू असिमिलेशन। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉलरेंस या उदार विचार होना। एक बात बताइए, जब आप में उदारता होगी तभी तो आप दूसरों की कल्चर को स्वीकार करेंगे। तो टॉलरेंस होना, सहिष्णुता सात्मीकरण की प्रक्रिया में बहुत सहायता देती है। सांस्कृतिक समानताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल सिमिलरिटीज, दो संस्कृतियों में समानता का पाया जाना सात्मीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है। जिन दो संस्कृतियों की खान पान, रहन सहन, धर्म, वेशभूषा, विचारों, रीति रिवाजों आदि में अगर समानता होगी तो उन संस्कृतियों में सात्मीकरण होना उतना ही आसान है। फिर समान आर्थिक अवसरों का होना, अधिक और सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंधों का होना और अमलगमेशन मतलब मिश्रित हो जाना संस्कृतियों का। हम देखते हैं ना, भारत में भी प्राचीन समय में शक, हूण, कुषाण, मुस्लिम आदि अनेक लोग आए थे, लेकिन वो यहाँ की जो जनसंख्या थी उसमें मिक्स हो गए। तो इसी को हम असिमिलेशन कहते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को आत्मसात कर लिया। इसका एक जो उदाहरण है वो भारत में निवास करने वाले पारसी समुदाय का हम दे सकते हैं। पारसी समुदाय ने हिंदू जीवन शैली को आत्मसात किस तरह से किया है और किस तरह से वे देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं, वह एक बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय उदाहरण है असिमिलेशन का। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का अन्य उदाहरण एकीकरण है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, संस्कृतियों में एकीकरण का होना, और बिना एकीकरण के हम एक सौहार्दपूर्ण समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और भारतीय समाज विभिन्न जातियों, प्रजातियों, जनजातियों के एकीकरण का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अब हम असहयोगात्मक प्रक्रियाओं की चर्चा कर लेते हैं। किसी भी परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र के लिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सहयोग से समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है और सभी व्यक्ति एक बहुत ही पीसफुल तरीके से अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि मानव समाज में सहयोग के साथ साथ असहयोगात्मक प्रक्रियाएं भी पाई जाती हैं और असहयोगात्मक प्रक्रियाओं की वजह से समाज में तनाव और संघर्ष की सिचुएशंस बनी रहती है। संघर्ष को टालने के लिए ही सहयोगात्मक प्रक्रियाओं को हर एक समाज में बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन मानव समाज, कोई भी मानव समाज इस तरह से नहीं है कि वहाँ संघर्ष का अभाव हो या असहयोगात्मक प्रक्रियाएं नहीं हो। आप भी अपने जीवन में देख लीजिए, आप अपने खेल के मैदान में देख सकते हैं, आप अपनी क्लासरूम में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इसी को हम असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम असहयोगात्मक प्रक्रिया में बात करते हैं प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की। चाहे आपके भाई बहनों में भी एक रिवाल्ट्री पाई जाती है ना, सिबलिंग रिवाल्ट्री जिसे कहें। इसके अतिरिक्त आपकी क्लासरूम में फर्स्ट आने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए आप कंपटीशन करते हैं। खेल के मैदान में आप देखिए, कई बार आप फेयर तरीके से कंपटीशन करते हैं, कई बार जीतने के लिए अनफेयर तरीके भी अपनाए जाते हैं। इसी तरह से करियर में, जॉब में, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कंपटीशन है वो असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण है। देखिए, कंपटीशन से तात्पर्य है कोई वस्तु कम मात्रा में है और
जिसको पाने के इच्छुक बहुत सारे लोग हैं, तो वो कुछ नियमों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा करते हैं उस वस्तु को पाने के लिए। इसी को हम कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवसाय, जॉब, खेलकूद आदि में हम इस तरह की प्रतिस्पर्धा को देखते हैं। विसेंज एवं विसेंज कहते हैं प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो कि इतना सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के लिए प्रयत्न को कहते हैं। मतलब एक ऐसा उद्देश्य है या एक ऐसी वस्तु है जिसको कि सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी जो मात्रा है, संख्या है, वो बहुत ही सीमित है और पाना बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसी को हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। फेयरचाइल्ड कहते हैं प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार के लिए किए जाने वाले परिश्रम को कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा में परिश्रम इन्वॉल्व है। जैसे कि आप आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप अन्य प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर उस जॉब में जो आपका एक आदर्शात्मक करियर है उसमें आप प्रवेश कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह के मध्य धन, परिस्थिति, सम्मान, लोकप्रियता, शक्ति, प्रभाव आदि को दूसरों की तुलना में अधिक प्राप्त करने के लिए होने वाली दौड़ ही प्रतिस्पर्धा है। जब इच्छित वस्तु की मात्रा बहुत ही सीमित हो, तो हम ये देखते हैं ना, जैसे हमने बात की, सम्मान के लिए, धन के लिए, लोकप्रियता के लिए, शक्ति के लिए लोग आपस में कंपटीशन करते हैं। जैसे कि चुनाव में अलग अलग कैंडिडेट्स एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। इसी तरह से आप सौंदर्य प्रतियोगिता को देख लीजिए, उसमें जो भिन्न भिन्न कंटेस्टेंट्स हैं वो पूरी तैयारी के साथ मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के टाइटल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती हैं। या फिर आप आईएएस का एग्जामिनेशन देख लीजिए, कोई भी आप खेल देख लीजिए, जो खेल प्रतियोगिताएं होती है उनमें आप दिन रात मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉफी तो एक ही है। इसी को हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है उसकी प्रकृति क्या है, वह संघर्ष से किस तरह से अलग है। तो देखिए, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो इम्पर्सनल होती है, अव्यक्तिगत होती है। आप आईएएस के एग्जाम में बैठे लेकिन आपको नहीं मालूम दूसरे कैंडिडेट्स कौन है, लेकिन इतना आपको पता है कि बहुत प्रतियोगिता है, आपको बहुत मेहनत करनी है और बहुत मेहनत करने वाले दूसरे प्रत्याशी भी हैं। तो आप अचेतन रूप से, मतलब इम्पर्सनल रूप से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको इसका ज्ञान है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं जानते हैं। फिर जो कंपटीशन है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। सभी समाजों में कंपटीशन पाया जाता है, चाहे वह सरल समाज हो या फिर आधुनिक समाज हो। आधुनिक समाजों में कंपटीशन की भावना ज्यादा पाई जाती है सरल समाजों की तुलना में, लेकिन सरल समाजों में भी कबीले का कौन सरदार बनेगा इसका एक कंपटीशन है। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रतिस्पर्धा के स्वरूपों का, फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। तो देखिए, जो कंपटीशन है वो अलग अलग फील्ड्स में, जो कंपटीशन है वो सभी फील्ड्स में पाया जाता है। जैसे कि बिजनेस, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक जिसे कंपटीशन कहें, जैसे व्यापारी या उद्योगपति वर्गों में, विभिन्न मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में प्राइसिंग तय करते समय, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाते समय उनमें एक कंपटीशन पाया जाता है जो कि इम्पर्सनल होता है। या विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कंपटीशन पाया जाता है। भारत या चाइना या भारत या फिर अमेरिका और चाइना की आप इकोनॉमीज को देखिए। फिर सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, इसका भी एक कंपटीशन है। मतलब लोग अपनी कल्चर को बेहतरीन मानते हैं, जैसे अंग्रेजी या हिंदी की तुलना में लोकल भाषाओं को इतना सम्मान नहीं देना। आजादी कंपटीशन, ये हम सभी जानते हैं कि यूरोप में और अमेरिका में जो काले लोग थे, मतलब ब्लैक जो लोग थे, वो गोरे लोगों की तुलना में उनकी स्थिति अधीनस्थ की थी, उनको गुलाम की जैसे रखा जाता था। स्लेवरी का वहाँ सिस्टम था जिसके खिलाफ अब्राहम लिंकन ने काफी काम किया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा सभी क्षेत्रों में, सभी समाजों में पाई जाती है। तो क्या फिर प्रतिस्पर्धा मतलब ऐसे योगात्मक है तो क्या नकारात्मक है? नहीं। देखिए, कंपटीशन है वो नकारात्मक है, तो वहीं इसके सकारात्मक परिणाम भी है।
नकारात्मक इस तरह से है कि आप राजस्थान में, हमारे राजस्थान में ही देखिए, कोटा में मेडिकल की कोचिंग के लिए प्रति वर्ष लाखों की संख्या में विद्यार्थी जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। आज के तो टाइम को ही हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन का टाइम है। तो इसमें बच्चों में कई बार निराशा आ जाती है, आत्महत्याएं कर लेते हैं, या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस भी अपनाते हैं अनुचित साधनों का प्रयोग करके, और लोग कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं, जैसे कि चीटिंग या फिर जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स बाजार में मिलने लगे हैं। दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा से समाज में उन्नति होती है, प्रगति होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है और योग्य व्यक्ति समाज में आगे आते हैं। और जब योग्य व्यक्ति समाज में आगे आते हैं प्रतिस्पर्धा के द्वारा, तो समाज को भी बेहतरीन सेवाएं मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कंपटीशन के बहुत फायदे भी हैं। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के बाद हम एक अन्य असहयोगी प्रक्रिया संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष प्रतिस्पर्धा से इस तरह अलग है कि संघर्ष में हिंसा शामिल हो सकती है। संघर्ष में आप अपने विरोधी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी कई बार करते हैं। तो किसी भी तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विरोधी को नुकसान पहुंचाने, धमकी देने या पराजित करने का प्रयास, हिंसा या बल प्रयोग को हम संघर्ष कहते हैं। संघर्ष में विरोध, वैमनस्य और घृणा मतलब हेट्रेड की भावनाएं भी शामिल है। मेका इबर और पेज कहते हैं सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। मतलब इसमें लोग हैं वो आपस में फाइट करते हैं, घृणा है, इसमें हेट्रेड है, बल का प्रयोग भी किया जाता है कई बार, इसको संघर्ष कहा जाता है। और इस तरह के संघर्ष हम समाजों में देखते हैं। दो संप्रदायों के बीच में संघर्ष हो जाते हैं, दो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में संघर्ष हो जाते हैं, या दो राष्ट्रों के बीच में भी कई बार आपको संघर्ष के संबंध देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत या पाकिस्तान के मध्य जिस तरह के संघर्ष हैं, या फिर विभिन्न जातियों के मध्य होने वाले संघर्ष, प्रजातियों के मध्य होने वाले संघर्ष। अब हम संघर्ष की प्रकृति को देख लेते हैं कि संघर्ष की प्रकृति क्या है, किस तरह की सामाजिक प्रक्रियाओं को हम संघर्ष कहते हैं। तो संघर्ष है एक चेतन प्रक्रिया है। देखिए कंपटीशन में तो आपको पता नहीं है कि आप किससे कंपटीशन कर रहे हो, लेकिन संघर्ष में आप जानते हैं कि आप किससे युद्ध कर रहे हैं, किससे झगड़ा कर रहे हैं, आप किसको दुश्मन समझ रहे हैं, तो आप अवेयर हो इस बारे में। संघर्ष है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया है। चाहे कोई समाज कितना ही सभ्य, सुसंस्कृत हो, लेकिन ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कभी भी संघर्ष ना रहा हो। अमेरिका या यूरोप में गोरे और काले लोगों के बीच संघर्ष, भारत की बात करें तो कई बार यहाँ विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले लोगों के मध्य संघर्ष हो जाता है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण समाज है। फिर संघर्ष है वह एक इंटरमिनेंट प्रोसेस है, मतलब अनिरंतर प्रक्रिया है। कई बार संघर्ष होता है, संघर्ष विराम भी होता है, संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि दो देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर होने वाला संघर्ष। अब हम संघर्ष के स्वरूपों को डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए कई बार होता है संघर्ष वह व्यक्तिगत संघर्ष होता है। व्यक्तिगत संघर्ष में ईर्ष्या, घृणा और नुकसान पहुंचाने की भावना होती है, बदला लेने की भावना होती है। फिर प्रजातीय संघर्ष की बात कर सकते हो, इसमें भी श्रेष्ठता की भावना कहीं ना कहीं होती है, जैसे कि ब्लैक और व्हाइट लोगों में संघर्ष जो यूएस में हमें देखने को मिला, या फिर साउथ अफ्रीका में वहाँ अपार्थाइड की बहुत प्रॉब्लम थी जिसे हम रंग भेद कहें, जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने काफ़ी कार्य किया। हम जातिगत संघर्षों की बात भी कर सकते हैं। फिर वर्ग के संघर्ष, जिसके बारे में क्लासिकल समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह से वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि अब तक का जो हमारा मानव इतिहास है वे वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वे बताते हैं कि पूंजीपतियों और श्रमिकों में आपसी हितों को लेकर किस तरह से संघर्ष होता है, हैव और हैव नोट्स में। हैव का मतलब जिन लोगों के पास आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व है, और हैव नोट्स का मतलब हुआ जो आर्थिक संसाधनों से वंचित लोग हैं, मतलब गरीब और अमीर में किस तरह से संसाधनों को लेकर
संघर्ष होता आया है। राजनीतिक संघर्ष की हम बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में पाया जाने वाला संघर्ष, जैसे भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। चुनाव की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए। वही मेका एवं एमपीएस है, उन्होंने संघर्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में भी विभाजित किया है। प्रत्यक्ष संघर्ष वह है जिसमें आप किसी के साथ प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप बदला लेने की कार्रवाई करते हैं, जैसे कि सीमा पर दो देशों की सेनाओं के बीच में होने वाला संघर्ष। वहीं अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है कि आप लड़ाई नहीं करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष चलता रहता है। वो नीतियों या कार्यक्रमों के जरिए इस तरह की संघर्ष की हम बात कर सकते हैं, जिसकी कोल्ड वॉर या शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य लंबे समय तक चला शीत युद्ध इसका उदाहरण है अप्रत्यक्ष संघर्ष का। अब हम संघर्ष के कारणों को देख लेते हैं कि किस कारण से व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र संघर्ष की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें संलग्न होते हैं। तो गिलिन ने संघर्ष के 4 कारण बताए हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं और सामाजिक परिवर्तन। व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसे विचारों में, मूल्यों में, विश्वासों में फर्क हो सकता है, इसको लेकर होने वाला संघर्ष। सांस्कृतिक संघर्ष, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच में होने वाला संघर्ष, जैसे कि भारत में जब मुस्लिम आए तो किस तरह से हिंदू संस्कृति और बाहरी संस्कृति के बीच में हमने संघर्ष देखा। फिर सामाजिक परिवर्तन की वजह से भी कई बार संघर्ष आते हैं। कुछ परिवर्तनों को लोग स्वीकार नहीं करते और उसके विरोध में वे संघर्ष करते हैं, जैसे पश्चिमी संस्कृति के कुछ त्योहारों के विरोध में किया जाने वाला संघर्ष, वैलेंटाइंस डे को का विरोध करना या इस तरह की कुछ अन्य प्रकार के विरोध। तो आप देखिए समाज में आपको कौन कौन से इस तरह के विरोध दिखाई देते हैं या संघर्ष दिखाई देते हैं। अब हम संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर को देख लेते हैं, तो इससे आपको ये दोनों सामाजिक प्रक्रियाएं और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, संघर्ष होता है चेतन होता है, प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रक्रिया है। संघर्ष है वह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी से सहमत नहीं है या आपके मूल्य या विचार अलग हैं तो आप संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं अपने विरोधी को, लेकिन प्रतिस्पर्धा में आप किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं आपको नहीं मालूम होता है, लेकिन आपको मालूम है कि आपको किसी जॉब को हासिल करना है या कोई आपको मतलब कोई ट्रॉफी जीतनी है, तो आप अपना बेस्ट करते हैं उसमें। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों का नहीं पता होता कि कौन आरएएस की एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, लेकिन आपको आरएएस बनना है ये मालूम है। तो प्रतिस्पर्धा होती है वो अव्यक्तिक होती है। फिर संघर्ष है वह अनिरंतर है। कई बार आप देखते हैं ना, सीमा पर संघर्ष हो जाता है, फिर संघर्ष विराम हो जाता है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है वो निरंतर चलती है। आपने एक बार एग्जामिनेशन दिया, आप फिर से एग्जामिनेशन में बैठते हैं जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। संघर्ष में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रतिस्पर्धा है वह अहिंसात्मक है। इसमें आप हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने कौशल को परिष्कृत करते हैं, आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाते हैं। संघर्ष में नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जैसे आतंकवादी ये सब संघर्ष करते हैं, नक्सलवादी तो कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं लोग, लेकिन प्रतिस्पर्धा में नियमों का पालन किया जाता है। एग्जामिनेशन में बैठेंगे, एग्जामिनेशन के रूल्स को आप फॉलो करेंगे, ये सब संघर्ष में विरोधी को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा में आप अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं कि आपको आरएएस आईएएस बनना है, आप या नेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो आप लक्ष्य की तरफ केंद्रित होते हैं, ना कि विरोधी जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको हानि पहुंचाने का प्रयास आप कतई नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नियम होते हैं। फिर जो विरोध है, जो संघर्ष है संघर्ष में घृणा, तनाव और कटुता की भावना पाई जाती है। कंपटीशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है तो आप घृणा तो कैसे करेंगे। हाँ, तनाव तो हो सकता है कंपटीशन में। संघर्ष में दोनों पक्षों को हानि होती है, जबकि कंपटीशन में जो प्रतिभाशाली है,
जो श्रम करता है, मेहनत करता है, उसको मेहनत का फल मिलता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उस समाज को भी बेहतरीन लोग मिलते हैं जिससे कि समाज का विकास होता है। संघर्ष द्विपक्षीय होता है और जो प्रतिस्पर्धा होती है वह उसमें एक निर्णयात्मक पक्ष भी होता है। जो कंपटीशन है तो उसमें देखिए आप रेफरी है, आपके जो या फिर जजेस होते हैं तो वे निर्णय करते हैं कि कौन विजेता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा दोनों में डिफरेंस है। प्रतिस्पर्धा है वो आधुनिक समाजों में पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, और संघर्ष है वो आपको किसी भी समाज में हमेशा से देखने को मिलता है। फिर हम बात कर सकते हैं अगली ऐसे योगात्मक प्रक्रिया की, वह है प्रतिकूलन या कॉन्ट्रावेंशन। देखिए प्रतिकूलन की प्रक्रिया है वह प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों के मध्य की प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति, कार्य, समूह के विषय में अनिश्चितता होना, आलोचना, सहयोग नहीं करना, गुप्त रहस्य रखना, ये प्रतिकूलन के उदाहरण है। मतलब आप खुलकर विरोध आप नहीं करते हैं, आप विमुख होते हैं उस सिचुएशन में, तो इसको हम प्रतिकूलन कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने सोशल प्रोसेसेस को समझने का प्रयास किया और विभिन्न प्रकार की सोशल प्रोसेसेस को डिस्कस किया। सो थैंक यू। जय हिंद।